जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th के हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हैं और आएंगे भी, और बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जो लोग पहले नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग इसके पहले भी हम बहुत सारे क्लासेस अपलोड कर चुके हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बारी बारी से हम सबसे बिट के क्वेश्चन देखेंगे, घबराइए नहीं, और एग्जाम बहुत नज़दीक है और बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे आपको जो एग्जामिनेशन में आएगा 100 to 110%। ये मेरा वादा है, ये मेरा गारंटी है। ये सब्जेक्टिव भी चल रहा है और ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, ये सब आपके तीनों सब्जेक्ट चलेंगे। घबराइए नहीं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति, समझिएगा ध्यान से, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पे देखिए जो हमने लाइन लिखा है वो लाइट की वजह से थोड़ा सा चमक रहा है, तो हम बोल देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम बोल देंगे इस चीज़ को, समझे, वो लाइट की वजह से थोड़ा सा वो चमक रहा है, समझे ना, तो घबराइएगा नहीं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, आप उसके बारे में क्या समझते हैं, समझ पा रहे ना, उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों, एकदम बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब्जेक्टिव है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, चाहे साइंस का हो या मैथ्स का हो, फिर सेट प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे। तो घबराइए नहीं, हमारे चैनल पर बने रहिए, और हाँ दोस्तों तक शेयर कीजिए। अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्लियर। देखिएगा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। बात को समझिएगा, डेट कब दिया है, 7 नवंबर 1917 को, 7 नवंबर 1917 को। बस आज नवंबर था ना, तो ये तो 2021 चल रहा है, ये तो आज 30 नवंबर है, 2021 चल रहा है, लेकिन बात 1917 की हो रही है। कब की हो रही है, 1917 की, और डेट क्या था, तो 7 नवंबर। क्या डेट था, 7 नवंबर। तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने क्या किया, बोल्शेविक लोग जो थे, एक बोल्शेविक संस्था थी, समझे, संस्था थी। बोल्शेविकों ने क्या किए, देखिए पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन या बैंक हो गया, या फिर आपका देखिए डाकघर हो गए, या फिर टेलीफोन केंद्र हो गया, या अन्य सरकारी भवन, मतलब कि जो भी कल कारखाने जो भी आपके सरकारी थे, सरकारी भवन, कारखाना, कंपनी जो भी थी, जो भी कंपनियां, ऑफिस जो भी था, उन सब पर क्या किया, बोल्शेविकों ने, देखिए बोल्शेविकों ने अधिकार कर लिया। समझ पा रहे, कब, तो 7 नवंबर 1917 को। कब किए, 7 नवंबर 1917 को। कौन किए, बोल्शेविकों ने किए। क्लियर। कहां पर किए, अधिकार कहां किए, तो देखिए पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन और वहां के आसपास के रेलवे स्टेशन ही नहीं, जितनी सरकारी संस्थाएं थी, जो भी सरकारी था, उन सब पर, बैंक पर, डाकघर पर, या फिर टेलीफोन केंद्र पर, या फिर जो भी सरकारी था भवन, उन सब पर, सब सरकारी भवन, कचहरी, सब लोगों पर। अब देखिएगा सब जगह पे। तो क्या कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिए। जैसे ही अधिकार किए तो करेंसी को क्या हो गया, डर हो गया, और करेंसी वहां से शासन छोड़ करके क्या किया, भाग गया। करेंसी इस शासन को छोड़ के क्या किया, भाग गया। कह रहा ना, करेंसी वहां से भाग गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि और शासन की बागडोर, जैसे ही वो भाग गया वहां से, अब आप बताइए, किसी भी देश के मंत्री हो या शासक हो, राजा हो, कोई भी हो, अगर कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण करेगा, तो अगर वो पहले से जो है वो छोड़ के भाग जाएगा, तो अब अधिकार किसका होगा, जो आक्रमण की, जो विजय प्राप्त किया, वही ना, वही वहां के राजा बनेंगे, चाहे जो भी बनेंगे। समझ पा रहे, अब तो अधिकार सब पूरी की पूरी सत्ता उन्हीं के हाथ में है ना, आया। तो इसी तरह से कह रहा है क्या कि जैसे ही वहां के सरकारी भवनों पर, डाकघर पर, या फिर टेलीफोन केंद्रों पर, कचहरी पर, सरकारी भवन पर, इन सब पर बोल्शेविकों ने अधिकार किया, तो करेंसी वहां से डरे भाग गए। आज जैसे ही भागे तो अब अधिकार किसका होगा वहां पे, किसका होगा, बोल्शेविकों का। किसका होगा, बोल्शेविकों का। तो यही कह रहा है, देखिए, और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गया। बागडोर का मतलब शासन करने की जितनी भी रूल रेगुलेशन जो भी था, जो भी खुद से अब करना चाहते कर रख सकते थे, कौन, बोल्शेविक।
अब कह रहा क्या कि बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। जैसे ही बोल्शेविकों ने क्या किया कि वहाँ सब लोगों पर सब स्थानों पर आक्रमण करके वहाँ विजय प्राप्त किया, तो मुख्य नेतृत्वकर्ता लेनिन जो थे, कौन थे? लेनिन। इन्हीं को बोल्शेविक, पूरे के पूरे बोल्शेविकों का क्या किया गया? अब चेयरमैन मतलब अध्यक्ष घोषित कर दिया गया कि आप ही सर्वोपरि सब हैं, जो करना चाहते आप ही कीजिए। क्लियर हो गया? समझ पाए? तो कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवन पर आक्रमण किए और विजय हासिल किए। तो केरेंस्की वहां के जो शासक था वो भाग गया। जैसे ही भागा तो शासन की बागडोर किसके हाथों में आई? बोल्शेविकों के हाथ में। तो आप बताइए कि शासन जैसे ही बोल्शेविक के हाथ में है तो अकेला तो वो चला नहीं सकता, वो पूरे के पूरे लोग तो चला नहीं सकते, किसी न किसी एक को उसका प्रमुख माना जाएगा ना, प्रमुख माना जाएगा। तो इन्होंने लेनिन को अपना क्या किया? एक अध्यक्ष के रूप में चयनित किया, अध्यक्ष बनाए। किसको? लेनिन को। अब समझिए, इसीलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति को नवंबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप तो पढ़ा रहे, क्वेश्चन तो था अक्टूबर क्रांति, आप बता रहे नवंबर क्रांति। घबराइए नहीं, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। कह रहा क्या? लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार, पुराना कैलेंडर मतलब रूसी कैलेंडर, रूस के जो कैलेंडर था वहां, तो कह रहा कि लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। जो भी ये ड्रामाबाजी हुआ, ड्रामाबाजी तो नहीं था, रियलिटी था, इतिहास है ना, रियलिटी था। देखिएगा, तो ये हुआ, जो भी घटना हुआ ये कब हुआ? 25 अक्टूबर को। कब? 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? अक्टूबर क्रांति कह दिया गया। आपके मन में एक बात ये आ रहा कि एक पुराना कैलेंडर कैसा कैलेंडर, तो आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, हमारे अनुसार भारत में भी हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हमारा नया साल होता है वो चैत से होता है, समझे, और पुराना साल जो होता है वो हमारा फागुन का होता है। समझ पाए? क्लियर हुआ? जैसे आप लोग सुने होंगे चैत, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, सुने होंगे ना, इसी तरीके से। और ये जो जनवरी फरवरी चलता है ये तो इंग्लिश, अंग्रेजों की कैलेंडर है, ये तो इंग्लिश कैलेंडर है। समझ पा रहे? लेकिन ये पुराने कैलेंडर के अनुसार देखिए 25 अक्टूबर, ये भी जो भी घटना हुआ था ये 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। इसीलिए इस क्रांति को क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। क्लियर हुआ? समझ में आई बात को? समझ पाए कि नहीं? एक बात देखिएगा, इसे अक्टूबर क्रांति ही सिर्फ नहीं कहेंगे, बोल्शेविक क्रांति भी कह देंगे और नवंबर क्रांति भी कह देंगे। क्लियर? अगर आपका क्वेश्चन में ये ना दे करके नवंबर क्रांति देगा तो भी आप आंसर इसी को लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ना देखे बोल्शेविक क्रांति देगा, समझ पा रहे हैं, बोल्शेविक क्रांति, तो बोल्शेविक क्रांति के लिए भी आप यही आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हुआ? समझ पा रहे? मतलब 3 क्वेश्चन का अकेले ही आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर? समझ में आया? चलिए अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, देखिए कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारा वर्ग क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बात को ध्यान समझिएगा। समाज का वह वर्ग, समाज जो भी है इसका वैसा वर्ग या इस प्रकार का वर्ग देखिएगा जिसमें गरीब किसान, कौन? गरीब किसान, कृषक मजदूर, कृषक मजदूर, कृषक मतलब किसान ही होता है, किसान मजदूर, श्रमिक, श्रमिक मतलब मजदूर या फिर समान मजदूर, और आम नागरिक या आम गरीब लोग शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वहारा वर्ग। बात को समझिएगा, समझ में नहीं आया तो समझिएगा। समाज का वह वर्ग जिसमें केवल गरीब लोग शामिल हो। अब गरीब भैया कौन होते हैं? किसान तो कभी अमीर हो नहीं सकते, किसान तो गरीब ही होते हैं। क्लियर हो गया? मजदूर तो कभी अमीर हो ही नहीं सकते, मजदूर क्या? मजदूर तो हमेशा गरीब ही होंगे। क्लियर हो गया? या फिर जो भी बाहर कल कारखाने कंपनियों में काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वो सब के सब क्या होंगे? वो सब के सब गरीब के श्रेणी में ही आएंगे। और जब गरीब के श्रेणी में आएंगे तो इन्हीं लोगों को क्या कह दिया जाएगा? सर्वहारा वर्ग। क्या कह दिया जाएगा? सर्वहारा वर्ग। तो एक कैटेगरी बांट दिया गया है, एक कैटेगरी, एक वर्ग बांट दिया गया है कि जिसमें देखिए समाज के जो भी लोग होंगे, गरीब किसान होंगे या फिर कृषक मजदूर, गरीब मजदूर होंगे, किसान मजदूर होंगे या फिर मजदूर होंगे या श्रमिक होंगे, सामान्य मजदूर जो भी होंगे या फिर आम नागरिक लोग होंगे। समझ पा रहे?
क्लियर हो गया। इन्हीं लोगों को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया है, एक कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसको कह दिया गया क्या, सर्वहारा वर्ग। क्लियर हुआ, समझ में आया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ, आंदोलन हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी। इसके बारे में और भी हम आगे डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे। क्लियर, समझ इधर। तो कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। सविनय अवज्ञा जब आंदोलन हुआ उसके बाद क्या परिणाम नजर आया सामने, समझ में आए। देखिएगा क्या कह रहे हैं, कह रहा है देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए, निम्नलिखित परिणाम हुए, बहुत सारे परिणाम हुए। क्लियर, तो देखिए क्या कह रहा है। एक नंबर में कह रहा है कि सामाजिक आधार का विस्तार हुआ, पहला सामाजिक स्तर का विस्तार हुआ। क्लियर, दूसरा कह रहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। क्लियर, समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। तीसरा नंबर कह रहा है कि महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ। क्लियर हो गया। 4 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। क्लियर हुआ। तो इतने सारे और भी बहुत सारे परिणाम थे, लेकिन 2-3 नंबर के क्वेश्चन ही पूछेंगे, इसलिए हमने 4 टॉपिक लिखवाए। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए इधर सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाजार किसे कहा जाता है। बात को पहले समझिएगा, जितनी सारी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं वो 100% गारंटी की आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, 100% गारंटी की एकदम इसी में से एग्जाम में आएंगे। तो आप मेरे सारे के सारे क्वेश्चनों का एकदम नोट्स बनाते चलिए और ध्यान से समझते चलिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि विश्व बाजार किसे कहा जाता है। आखिर विश्व बाजार मतलब वर्ल्ड मार्केट किसको कहेंगे, समझिएगा। कह रहा है क्या कि विश्व बाजार उन बाजारों को कहा जाता है, मतलब वैसे बाजार को विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए आसानी से उपलब्ध हो। मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं, से भारत हमारा देश हो गया, आप यहां पर चाइना देश के सामान खोजिएगा तो मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। वियतनाम का खोजिएगा तो मिल ही जाएगा, समझ पा रहे। जापान का सामान खरीदिएगा तो मिल ही जाएगा। देखते हैं ना लड़कियां एक से वो लिपस्टिक लगाती है, लिप ग्लॉस जो लगाती हैं, वो सब कहाँ से आते हैं, वो सब विदेश से ही आते हैं, फ्रांस से आते हैं, समझ पाए। लैक्मी का जो कंपनी, लैक्मी कंपनी कहाँ की है, तो फ्रांस की है, समझ पाए। फ़ोन, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, वो कहाँ के हैं, तो बहुत सारे फ़ोन आपके चाइना के हैं, तो वियतनाम के हैं, समझ पा रहे। हेडफोन्स जो भी, गाड़ी के पार्ट्स जो भी हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, विदेशों से हमारे देश में आ रहे हैं। ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे देश की वस्तुएं नहीं है, हमारे देश की भी वस्तु हैं, समझ पा रहे। लेकिन वहाँ से भी कुछ वस्तुएं, हर एक वस्तु तो हर एक देशों में नहीं मिल सकता है जी, समझ पाए। तो आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से क्या किया जाता है, क्या आयात किया जाता है, समझ पाए। तो देखिए क्या कह रहा है कि विश्व बाजार का मतलब कि वैसा बाजार जहाँ से बहुत सारे विदेश के जो भी सामान है, प्रोडक्ट है, वो एक देश में मिल जाए, उपलब्ध हो, वहाँ के लोग आसानी से, कहीं के भी लोग आसानी से प्राप्त कर सके, उसी को क्या कह देंगे, विश्व बाजार। पूरे विश्व के जहाँ पे, पूरे विदेशों के जहाँ पे सामान मिले, वहाँ क्या बोल देंगे उसको, विश्व बाजार, मतलब वर्ल्ड मार्केट। तो भारत हमारा एक तरह से क्या, एक वर्ल्ड मार्केट ही है। भारत क्या है, एक वर्ल्ड मार्केट है, विश्व बाजार है, समझ पाए। कैसे बाजार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देशों के सामान उपलब्ध है ना, और हम लोग को आसानी से मिल भी जाता है, समझ पाए। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा, विश्व बाजार। तो कह रहा है कि विश्व बाजार हम उन्हीं बाजारों को कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए, उसी को क्या कह देंगे, विश्व बाजार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि पूंजीवाद क्या है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाती है। बात समझिएगा, पूंजीवाद क्या है। कह रहा क्या कि पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति माने अपना संपत्ति, निजी मतलब अपना संपत्ति। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये देखिए, ये मार्कर किसका है, मेरा है। इसमें इसको खरीदने के लिए पैसा किसने इन्वेस्ट किया,
मैंने इन्वेस्ट किया, तो ये मेरा है, इस पर अधिकार मेरा है। हम इसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फेंकेंगे, दान करेंगे कि क्या करेंगे, इस पर मेरा अधिकार है। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे निजी संपत्ति। ये किसकी संपत्ति है? मेरी अपनी संपत्ति है, जिस पर वैसा संपत्ति, वैसा वस्तु जिस पर किसी खास व्यक्ति का स्पेशल अधिकार हो, खास अधिकार हो, उसको क्या बोल देंगे? निजी संपत्ति। जैसे में हर एक पुरुष की अब जो उनकी वाइफ होती है वो क्या होती है? निजी संपत्ति। कोई दूसरा उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। समझ पाए? आप ही समझिए ना, आपकी गर्लफ्रेंड पे क्या कोई दूसरा हाथ लगाएगा? अगर दूसरा हाथ लगा दिया तो दिक्कत तो होता है ना जी, दिक्कत होता है। इसीलिए तो गर्लफ्रेंड को निजी संपत्ति कहेगा नहीं। गर्लफ्रेंड हालांकि निजी संपत्ति अभी नहीं है, वाइफ निजी संपत्ति आपकी हो सकती है, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है। क्लियर? अब समझो, ई ना कि बहुत हवा लगना उसी को अपना समझने, तो दिक्कत हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा कि पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति मतलब जिस पर अपना अधिकार हो तथा निजी लाभ मतलब इससे मुझे ही लाभ है ना। देखो ये मार्केट से मुझे लाभ है कि हम लिख रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ पाए? आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से आपका लाभ होगा, मुझे थोड़े होगा। आपकी गर्लफ्रेंड आपकी अपनी वाइफ, आपको लाभ होगा, मुझे थोड़ी हो सकता है, मुझे नहीं ना होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। तो निजी लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाती है यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार तथा आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। जैसे में समझिएगा, जैसे में देखिएगा, कोई भी कंपनी हो गई इंडिया में, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, वो क्या चाहेगी कि सरकारी हो जाए, क्योंकि उस पर अधिकार सरकार के हो जाएंगे तो मनमानियां होना शुरू हो जाएगा, और जो भी उसके मालिक होंगे उनको प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट मिलेगा क्या? नहीं। जैसे अभी हमारे यहाँ देखिए बिजली क्या है, वो प्राइवेट है, बिजली प्राइवेट है, तो बिजली कंपनी हम लोगों से क्या पैसे ले रही है, अपना वो इन्वेस्ट की है पैसा, भैया अपना कमा रही है ना, लेकिन वो नहीं चाहेगी क्या कि उस पर किसका अधिकार हो जाए? गवर्नमेंट का, क्योंकि उससे उसको क्या मिल रहा है? वो तो उसका व्यवसाय है ना, उसके व्यवसाय से प्रॉब्लम में आ जाएगा ना। इसीलिए कह रहा है क्या कि पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाएगी। ये निजी, हर चीज को निजी कर दिया जाए। आजकल इंडिया में देख रहे हैं नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सब चीज को निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण मतलब क्या? किसी ना किसी को, कोई भी कारखाने, कंपनी या रेलवे स्टेशन या एरोप्लेन जो भी है, वो किसी एक पर्सन के हाथों में दे रहे हैं, किसी एक पर्सन को उसका मालिक बना रहे हैं। समझ पाए? जैसे मैं अभी मान लीजिए कि पहले था, आज से पहले पूरे के पूरे एयरपोर्ट, रेलवे सब किसका था? तक सब के सब गवर्नमेंट का था, सरकारी था। लेकिन अभी पटना है या फिर कोई भी बहुत सारा एयरपोर्ट हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया या फिर बहुत सारी ट्रेन हो गई। समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो वो ट्रेन पर अधिकार वो एक व्यापारी उसको खरीद लिया, अब वो जो रेंट लगाए, जो भी किराया लगाए, जो भी करे वो खुद से कर सकता है। समझ पाए? उस पर अधिकार उसका है, या भले वो फिर न चलाए। समझ पाए? क्लियर? तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? निजी संपत्ति। तो अभी सरकार हमारी क्या कर रही है? निजीकरण कर रही है ना, निजीकरण कर रही है। जितनी सरकारी संस्थाएं, जितनी सरकारी कंपनियां, कारखाने, जो भी सुविधा है, उन सबको किसी एक मालिक के हाथों में दे रही है, आप ही इसको चलाइए। जैसे बिजली व्यवस्था हमारी क्या है अभी फिलहाल में? प्राइवेट है, लिमिटेड कंपनी है। क्लियर? इसको लिमिटेड कंपनी ले लिया अपने अंडर में। तो यही कह रहा है कि यह सार्वजनिक का मतलब यह हुआ कि ऐसा वस्तु या ऐसी जगह, कोई भी चीज ऐसा होना चाहिए जिसका सभी लोग प्रयोग कर सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहे, मंदिर, मस्जिद, समझ पा रहे, मार्केट, प्लेग्राउंड, पार्क, इसमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं कि आप नहीं जाइएगा, हम जाएंगे सिर्फ। समझ पा रहे? जैसे मंदिर हो गया, मंदिर में ऐसा कोई पाबंदी नहीं कि वो नहीं जाएगा, वो धर्म के लोग नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। समझ पा रहे? सभी के सभी लोग जा सकते हैं। समझे? तो यही कह रहा है क्या कि पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाएगी। निजी के लिए लाभ के उसमें उसका सपोर्ट किया जाएगा। अवधारणा की मान्यता दी जाएगी मतलब कि उसी का सपोर्ट किया जाएगा। समझ पा रहे? निजी के लिए। क्लियर? जिससे उसके मालिक को क्या हो? प्रॉफिट हो। अब कह रहा क्या? यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है, कि उस क्षेत्र में सरकार हस्तक्षेप न करे। ये मेरा अधिकार है, हमने इसको खरीद लिया तो हमने खरीद लिया, हम इसका जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो हम समझेंगे। क्लियर? लेकिन सरकार अगर उसके ऊपर हस्तक्षेप करेगी तो उसका विरोध करेंगे। क्लियर हुआ? समझ पाए? क्लियर हुआ? पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद का मतलब भैया समझ लीजिए कि जो अभी निजीकरण हमारे इंडिया में हो रहा है ना,
जो भी उसके प्रति भावना है उसी भावना को बोल देंगे पूंजीवाद। सिंपल बात, नो बकवास। समझ में आया क्या? क्लियर? आगे चलिए। कह रहा क्या, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। ध्यान से सब क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिएगा, शहरों ने किन नई नई समस्याओं का जन्म दिया? लीजिए क्वेश्चन क्या है कि शहर कौन कौन से नए समस्या का जन्म दिया है, कौन कौन से शहर से नए समस्या उत्पन्न हो रहे हैं? तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं। इन सब के पीछे काम किसका है? किसका? सबसे मेन मुख्य स्रोत किसका है? तो जनसंख्या बढ़ोतरी का। किसका है? जनसंख्या बढ़ोतरी का। जैसे कि आप लोग देखें फिलहाल में कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन पे लोगों ने क्या किया? जम के जनसंख्या बढ़ाने का काम किया कि नहीं? घर पे रह के दिन भर, समझ पा रहे ना? हाँ, देखिए तो जनसंख्या पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान दिए कोरोना काल में, समझ पाए? इसलिए देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहे हैं शहरों ने किन नई नई समस्याओं का जन्म दिया? शहर से कौन कौन सी नई नई समस्या उत्पन्न हो गई, अभी हो भी रही है, समझ पाए? तो देखिए कह रहा क्या, शहरों ने निम्नलिखित नई समस्याओं का जन्म दिया, जैसे में आवास की समस्या। आप बताइएगा, आप जरा समझिएगा, सोचिएगा इस बात को कि अगर एक इतनी छोटा सा जमीन होगा, समझ गए, मान लीजिए 2 कट्ठे जमीन होंगे, 2 डिसमिल, जो भी कितना भी हो, मान लीजिए इतना जमीन है, इसका एक आदमी मालिक है, इनके हो गए 2 बच्चे, एक ये और एक ये, समझ पा रहे? तो देखिए इसमें 2 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 2 डिवाइड, ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, समझ पा रहे? अब देखिए अगर 1 नंबर के 2 बच्चे होंगे, एक ये और एक ये, समझ पा रहे? तो इसमें से भी ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से 2 डिवाइड होगा, 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, समझ पा रहे? तो इस तरह से जगह की कमी हो रही है ना, हो रही है। तो यही कह रहा है कि आवास की समस्या, आवास माने जगह, जमीन, घर द्वार रहने की, जहाँ पे लोग रहते हैं, समझ पाए? तो समस्या हुआ कि नहीं? नगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो रहने की, देखते ना कि बाहरों में आप जाइएगा, शहरों में तो लोग छोटे छोटे कमरों के अंदर 5-5, 2-2, 3-3, 4-4 आदमी उसी में रहते हैं ना जी। तो आवास की समस्या, शहर से समस्या आई हुई है। क्लियर? अब गाँव में जाएगा तो जितने बड़ा इस यहाँ इन लोगों का रूम 2-3 को मिलेगा, 4-5 को रूम, उतने बड़े गांव में तो आंगन होता है, समझिए? किसी गांव में जाके आप घूमिए, उतने बड़े बड़े आंगन होते हैं, जितने बड़े में इन लोगों को क्या करते हैं, 3-4 को पूरे, जितने घर, जितना लंबा में घर इन लोगों का होगा ना, उतना में गाँव में आंगन होते हैं। क्लियर? अगला कह रहा क्या है? जलापूर्ति की समस्या। जलापूर्ति का मतलब जल बढ़िया तो फ्रेश मिलता ही नहीं है, समझ पा रहे? मतलब शुद्ध जल मिलता ही नहीं है। सब लोगों के घरों में मशीन लगा हुआ है प्यूरीफायर करने वाला, और नहीं उसको शुद्ध करने वाला, और नहीं तो सब लोग पानी खरीदते हैं बॉटल में, बड़े बड़े बॉटल में, जार में आएगा, बॉम में जार, समझे, प्लास्टिक वाला, उसमें आएगा, और देखिए और उसी पानी के लोग पियेंगे, क्योंकि और पानी तो शुद्ध है ही नहीं। तो इसका मतलब कि जल की आपूर्ति, जल को पूरा करने का भी समस्या भैया, कि हम अच्छे से गाँव में जाते एकदम पैंट खोल दो चुपचाप, कूद जा नदी में, नहाते रहो, पानी पीना है, कल बोरिंग स्टार्ट करो, दिन भर पानी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्नान करते रहे, पीते रहे, सारे के सारे सबके सब पानी शुद्ध है, समझ पा रहे? लेकिन समस्या कहाँ है? शहरों में। शहर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, समस्या नए नए उत्पन्न हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि प्रदूषण। सबसे बड़ी समस्या क्या है वहाँ पे? प्रदूषण है। नए नए कल कारखाने, कंपनियां, गाड़ी घोड़े जितने निकल रहे हैं, वो सब के सब देखिए प्रदूषण को क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, समझ पा रहे? बहुत काफ़ी प्रदूषण फैला रहे हैं, छोटा सा नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, समझ पा रहे? जैसे में देख ही रहे कि आजकल देख ही रहे हर एक जगह जहाँ जाइए वहाँ मोटरसाइकिल हो ही गया, कंपनियाँ इतनी खुल रही है ना जी। तो ये सब बहुत सारा समस्या हो रहा है। और लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग पेड़ पौधा तो लगाते ही नहीं है, और पेड़ पौधा को काटने में आगे रहते हैं, समझ पाए? तो सबसे मेरा सब लोगों से एक आग्रह होगा कि अपने बर्थडे कम से कम, जिस दिन बर्थडे के दिन आप केक काटते हैं, उस दिन कम से कम अपने नाम पर एक पेड़ जरूर लगाइए, उसको सेवा कीजिए, ताकि आप जब बूढ़े भी हो जाएं तो उस पेड़ को देखें तो आप शान शौकत से कह सके कि ये पेड़ हमने लगाया है, ये पेड़ हमने लगाया है, समझ पा रहे हैं? जब तक आप जिएंगे वो भी जिएगा, कहीं आपसे वो ज़्यादा दिन तक जिएगा। क्यों? आने वाला आपके भविष्य बोलेंगे कि हमारे पापा जी, दादाजी ने लगाए हैं पेड़। क्लियर हो गया? तो हर एक पेड़ को काटना भी मना, ये करना अपराध भी है। आगे चलिए, तो कह रहा कि अनाज का उत्पादन समस्या। सिंपल सा बात है, शहर बढ़ेगी, जमीन घटेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो शहर बढ़ेगा, जमीन घटेगा, उपजाऊ भूमि क्या होगी? क्या होगी? उस पर तो घर बन रहे हैं,
तो उत्पादन में कमी तो आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अनाज के उत्पादन में कमी आएगा ना जी। क्लियर हुआ? अभी बहुत सारी समस्या हैं, फिलहाल में हम यही लिखवाएं क्योंकि 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे एकदम आराम से बन रहिए, टेंशन ना लीजिए। हम सभी क्लास को प्रोवाइड करेंगे, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, या फिर ये देखिए अभी तो एसएसटी में हाल फिलहाल में हिस्ट्री ही चल रहा है। यह चौथी क्लास है, समझ पा रहे? इसके पहले हमने 3 क्लास दे चुके हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको पहले देख लीजिएगा। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, केवल समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिएगा। और नहीं तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाइएगा। बस एग्जाम तक रुक जाइए, आपका एग्जाम होने वाला ही है, फरवरी में डेट आ भी चुका है। क्लियर हुआ? समझ में? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।